नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का भी अपडेट लेकर आते हैं। चलिए आज सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। बात अगर गोल्ड की करें तो यूएस के कंज्यूमर प्राइस आंकड़ों पर का बाजार को इंतजार है जो फ्राइडे को आने वाले हैं। उसके बाद ये फेड भी तय कर पाएगा कि कब उन्हें टेपरिंग करनी है और कब दरों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। चांदी, ओमिक्रॉन को लेकर चिंता अभी भी निवेशकों के मन में बैठा हुआ है, उससे यहाँ पर सपोर्ट मिला, लेकिन आज के सत्र में एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो 2 दिनों की तेजी के बाद अब यहाँ पर आज दबाव है। हालांकि ईरान से सप्लाई में देरी से सपोर्ट भी निचले लेवल्स पर मिल रहा है। चौथी खबर नेचुरल गैस को लेकर है, जहां पर धीरे धीरे अब खरीदारी आ रही। यूरोपियन गैस फ्यूचर्स में कल 7% का उछाल देखने को मिला। आज के सत्र में 2% की तेजी के साथ नेचुरल गैस का काउंटर कारोबार कर रहा है। कॉपर, चीन से मजबूत मांग से कीमतों में यहाँ पर तेजी दिख रही है। कॉपर के अलावा जिंक और निकेल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हल्की तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। जिंक को लेकर खबर ये है कि चीन में दरें घटने से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही चीन में इंपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। निकेल की अगर बात करें तो चीन में आरआरआर घटने की खबर से कीमतों को सपोर्ट है। एल्युमिनियम, यहाँ अभी भी सोशल इन्वेंट्री को लेकर दिक्कतें हैं और उसका यहाँ पर फायदा मिल रहा है। कम इन्वेंट्री से यहाँ पर सपोर्ट है। मेंथा के लिए वही सेम फंडामेंटल है, निचले स्तरों पर खरीदारी है, लेकिन कंज्यूमर डिमांड काफ़ी कमज़ोर है। कॉटन की बात करें तो बेमौसम बारिश से फसलों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। कॉटन के अलावा कुछ और खबरें अगर बात करें तो हल्दी, जहाँ पर दक्षिण भारत में बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, वो यहाँ पर प्राइस के लिए सपोर्टिव है। हालांकि आज के कारोबार में बहुत ही दायरे में कारोबार हो रहा है। जीरे की मजबूत मांग है, घरेलू बाजार में भी एक्सपोर्ट मांग भी यहाँ पर मजबूत है। जीरे के अलावा धनिया की बात करें तो मौजूदा सीजन में सप्लाई यहाँ पर कम ही रहने की संभावना जताई जा रही है। धनिया के अलावा सोयाबीन, जहाँ पर यूएस से सोयाबीन की मांग बढ़ी है, चीन ने भी इंपोर्ट अपने बढ़ाने शुरू कर दिए। क्रूड पाम तेल नवंबर में उत्पादन भी कम रहा है और इन्वेंट्री भी कम है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि मलेशियन पाम बोर्ड के आंकड़े फ्राइडे को आने वाले हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए और दिन भर इस खबरों के दम पर आप ट्रेड कर सकते हैं या अपनी पोजीशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ 2 और गेस्ट हैं। हमारे साथ वंदना भारती हैं और मनोज जैन साहब है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। वंदना जी, गोल्ड और सिल्वर आज तेजी, गोल्ड में हल्की तेजी है, हालांकि चांदी दायरे में कारोबार कर रही है। क्या करना चाहिए अगर ट्रेडर को अगर कुछ पोजीशन लेनी है तो? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बुलियन काउंटर में अभी जो सेफ हेवन बाइंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे विश्व मोहन जी बनी रहेगी और डॉलर इंडेक्स में एक ठहराव आया है और एक जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया है यहाँ पे गोल्ड ने 48,200 का। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स में भी यहाँ पे $1760 से एक सपोर्ट लिया है इस कमोडिटी ने और 1790 के करीब है, तो वहां पे भी एक बाउंस बैक जो है वैल्यू बाइंग है वो देखने को मिला है और स्प्रेड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ रहा है। हालांकि जो इसकी इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पे माइल्ड है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 48,200 के करीब बाइंग करनी चाहिए और यहाँ पे फिर से और 48,350 का एक लक्ष्य रखना होगा। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 48,125 का लगा के चलना चाहिए। सिमिलरली मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी, सिल्वर ने अभी तक अपना अपसाइड मूव नहीं दिखाया था, लेकिन देखा जाए तो चाइना में जिस तरीके से इम्पोर्ट फिगर्स बढ़े हैं उसका एक जो सपोर्ट है यहाँ पे मिला है आपको बेस मेटल को और साथ में गोल्ड में भी बढ़त है, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से सिल्वर में भी आज एक अपसाइड देखने को मिलेगा। सिल्वर में मुझे लग रहा है 61,850 के लेवल पे करीब बाइंग करना चाहिए। ऊपर में जो लक्ष्य रहेगा वो करीब 62,400 का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 61,500 का। तो इस काउंटर में दोनों ही कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि एक माइल्ड जो बाइंग है, मार्जिनल बाइंग, वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदारी की राय है। चांदी की जो टारगेट दे रहे हैं वंदना जी 62,400 को लेकर। चलिए, लेकिन एक अहम खबर आपको बता दें कि वन कमोडिटी वन एक्सचेंज को लेकर विचार चल रहा है। सेबी ने इसके ऊपर कंसल्टेशन पेपर भी जारी कर दिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र वाधवा है, कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स हो रहे हैं कमोडिटी मार्केट को आगे ले जाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। अब वन कमोडिटी वन एक्सचेंज का प्रस्ताव क्या कितना कारगर होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे एक्सचेंजेस पे एक ही कमोडिटी ट्रेड हो रही है। बीएसई, एनएसई पे सिमिलर, एमसीएक्स पर भी वही कमोडिटी, अगर गोल्ड सिल्वर बहुत सारे कमोडिटी सिमिलर, तो ऐसे में सबको एक साथ लेकर आना क्या इतना आसान होगा? वाधवा जी।
धन्यवाद विश्वमोहन जी। जी जैसे आपने बोला कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो पॉलिसी डिसीजन लिए जा रहे हैं, इनका मेन पर्पज यही है कि मार्केट को किसी तरह से बढ़ाया जाए। हम 17 साल हो गए हैं इस मार्केट में, अभी भी हम टर्नओवर कहीं बढ़ा नहीं पा रहे, इंटरेक्शन जो होना चाहिए था वैसा नहीं कर पा रहे। हम अप्रिशिएट करते हैं सेबी का, जो कि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू पॉलिसी डिसीजन ले रहा है। जब भी इन्होंने कोई नया रिफॉर्म लाया है तो इन्होंने एक कंसल्टेटिव पेपर लेकर आए हैं। तो ये कंसल्टेटिव पेपर भी उसी डायरेक्शन में है कि कैसे कमोडिटीज मार्केट को बढ़ाया जाए। अभी से पहले सारी कमोडिटीज जो एलिजिबल थी वो सारी एक्सचेंज में अवेलेबल थी, अगर वो सेबी से परमिशन ले लेते हैं। तो ये सीडेक मीटिंग में भी लास्ट 2-3 मीटिंग्स में डिस्कस किया गया, क्या हम ये वन कमोडिटी और वन एक्सचेंज वाला कंसेप्ट को लाया जाए, क्योंकि ये कई देशों के अंदर, कई ओवरसीज मार्केट में हमने देखा है ये वाला प्रोसेस चल रहा है कि एक कमोडिटी और एक एक्सचेंज उसको डेवलप करती है। तो उसी डायरेक्शन में है, कंसल्टेटिव पेपर है। देखते हैं, हमारी थोड़ी अप्रीहेंशन है कि एग्री में ये ना आए, खासकर नैरो में। तो यहाँ पर नैरो कमोडिटीज के अंदर तो ज्यादा ट्रैक्शन है नहीं, बट जो वाइट कमोडिटीज हैं उसके अंदर ऐसा ना हो कि एक, क्योंकि ये देखो फ्री मार्केट के अगेंस्ट है कि अगर हम किसी को एक ब्लॉकिज्म कर दें कि यही एक्सचेंज इसको डेवलप कर पाएगी। बट डिस्कशन के अंदर ये भी आया कि अगर एक्सचेंज किसी कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप करती है तो उसको एक्सक्लूसिव 3 या 5 साल देने चाहिए कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सक्लूसिवली चलाए। तो ये इससे डेवलप होती है, क्योंकि पीछे देखा गया जब भी ये सारी एक्सचेंजेस को दिया गया तो ये फ्रेगमेंटेड जो वॉल्यूम्स होते थे वो सारे डिवाइड हो जाते थे और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैसे ही खत्म हो जाता था। ये हमने देखा एमसीएक्स से, एलसीडीएक्स से जो बीएससी ने शुरू करे या एनएससी ने भी शुरू करे, तो वहाँ वॉल्यूम्स नहीं आ पाए, लेकिन ये जो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम थे वो डिवाइड हो गए थे। तो उसी प्रोसेस के अंदर ये कंसल्टेटिव पेपर है, तो हम वेलकम करते हैं। जो भी चीज जो मार्केट को बढ़ावा देगी हम उसके फेवर में हैं। ओके सर, लेकिन जो पहले से मौजूद कमोडिटी है, अगर नॉन एग्री की बात करें तो गोल्ड सिल्वर बीएससी पे भी है, एनएससी पे भी है और एमसीएक्स पे, तो उसको कैसे, अगर लॉन्चेस को तो आप रोक सकते हैं, जो अब नए लॉन्च अगर जो कमोडिटी एमसीएक्स पर है उसकी इजाज़त आप नहीं देंगे, मंजूरी नहीं देंगे दूसरे एक्सचेंज को, लेकिन ऑलरेडी जो लॉन्च्ड है उसको कैसे किया जाएगा? क्या अब आगे जाकर कंसोलिडेशन होगा इंडस्ट्री में, मर्जर्स होंगे, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, ये जो कंसल्टेटिव पेपर है या जो डिस्कशन रहा था सीडेक में भी, ये आने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए था। जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर नहीं है ये। जो आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। और दूसरी चीज ये है कि नॉन एग्री के अंदर जैसे गोल्ड वगैरह का कहा है, तो इसके अंदर कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं होगी, तो ये एज इट इज चलेंगे। ओके, शुक्रिया वाधवा जी, आपने वक्त निकाला और जो एक अहम खबर है उस पर अपडेट दिया कि क्या कुछ ग्राउंड पर चल रहा है और क्या तैयारी सेबी की हो रही है और कैसे इंडस्ट्री को आगे ले जाया जाए, इस पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मनोज जैन भी है। सर, वन कमोडिटी वन एक्सचेंज पर विचार चल रहा है, कंसल्टेशन पेपर भी जारी कर दिया गया है सेबी की तरफ से। इससे इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा आपको लग रहा है? क्या जो लिक्विडिटी, जो फ्रैगमेंटेड लिक्विडिटी है, अलग अलग एक्सचेंज की वजह से बढ़ जाते हैं, क्या अगर एक जगह आने पे इससे फ़ायदा होगा? जैसे ग्लोबल एक बेंचमार्क हैं अलग अलग एक्सचेंजेज, अगर ग्लोबली आप देखें तो क्या वो इंडिया भी उस प्राइस सेटर हो पाएगा इस कदम से? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल। यहाँ पे हमने देखा है कि अलग अलग एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होने के बावजूद जो है कमोडिटी में हमेशा से सेग्रीगेशन देखने को मिला है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में किसी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज में जो है दबदबा देखने को मिला है, वहीं नॉन एग्री में दूसरे एक्सचेंजेस में देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का मैकेनिज्म आता है तो डेफिनेटली वो एक्सचेंजेस की तरफ से जो है उस कमोडिटी में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए जो है अच्छे प्रयास देखने को मिलेंगे और यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो बढ़ने में मदद मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम रहना चाहिए और डेफिनेटली यहाँ पे एक्सचेंजेस जो है, जो कमोडिटी जहाँ पे लिस्टेड है और जहाँ वॉल्यूम्स ऑलरेडी हैं, उन्हीं के ऊपर फिर उनका जो है फोकस रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है उनको भी फायदा होगा और उसमें नए प्रोडक्ट भी हो सकता है कि आने वाले समय में निकल कर आए। तो ये एक अच्छा कदम जो है यहाँ पे हो सकता है। वंदना जी, आपका टेक इसी खबर पर क्या होगा? आप क्या मानती है, क्या इंडस्ट्री को इससे कितना फायदा होगा और ये आसान होगा इंडिया में?
विश्वमोहन जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये मार्केट बहुत नई है और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कॉन्फिडेंस को लूज करेगा अगर बहुत ज्यादा रेगुलेशंस यहाँ पे आते हैं। दूसरी चीज है कि ये खबर अच्छी है कि यहाँ पे एक ही कमोडिटी में बहुत सारे एक्सचेंजेस जो हैं वो नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ कमोडिटी में आप देखें तो आर्बिट्रेज पे काफी बढ़िया यहाँ पे काम हो रहा है, उसको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज है कि एक्सचेंजेस जब यहाँ पे कमोडिटी को लॉन्च करते हैं तो वो न्यू कमोडिटीज को लॉन्च करने में ज्यादा जोर दे, ताकि उस कमोडिटी जो कमोडिटी यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, जैसे वेदर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं है, तो अगर वो वेदर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करते हैं, ये बहुत डिमांड में है, तो ये एक पर्टिकुलर एक्सचेंज अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम भी बढ़ेगा और हमारे पास टूल भी बढ़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि सारे एक्सचेंजेस और सेबी के बीच में एक काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि जो मैसेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जाए यहाँ पे, कि जो भी यहाँ पे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो यहाँ पे सारा रिसर्च बेस्ड यहाँ पे स्टेप्स हैं, और यहाँ पे फॉरएवर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी देगा मार्केट में। तो ये स्टेप बढ़िया है और कमोडिटी मार्केट को एक स्टेबिलिटी चाहिए और रेगुलेटरी इंटरवेंशंस जो हैं वो थोड़े से यहाँ पे कम होने चाहिए, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो यहाँ पे मार्केट ट्रेडर्स में। सुझाव है, हालांकि ये अभी शुरुआती दौर है, कंसल्टेशन पेपर आए हैं, लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, उसके बाद कदम उठाएंगे। हालांकि सेबी भी काफ़ी लगातार कई कदम उठा रही है कमोडिटी मार्केट को आगे ले जाने के लिए, लिक्विडिटी को कैसे बढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री के लिए। चलिए वायदा बाजार की ओर लौटते हैं। गोल्ड और सिल्वर पे मनोज जी, वंदना जी ने तो बाई कॉल दी है, आपका क्या व्यू है? क्या गोल्ड 48,000 के ऊपर आपको टिकता दिख रहा है? क्या इसके ऊपर क्या बाइंग करनी चाहिए? अब धीरे धीरे तेजी बढ़ती भी जा रही है, 200 रुपये ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल मृत्युंजय जी, हमने विश्वमोहन जी हमने देखा है कि यहाँ पे गोल्ड जो है इंटरनेशनल मार्केट में $1750 को स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है और उसके बाद से यहाँ पे ग्रेजुअली जो है बढ़त देखने को मिली है। हालांकि हमने देखा है कि $1800 के आसपास यहाँ रेजिस्टेंस भी देखने को मिले हैं, लेकिन एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ अपसाइड मूवमेंट जो है पिछले 2-3 सेशन में देखने को मिली है। मेरा मानना है कि जो बढ़त है ये एक्सटेंड हो सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, $1820 तक कीमतें फिर एक बार जो है आ सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी यहाँ 48,400 48,500 के लेवल संभावित हैं। थोड़ा सा डिप मिलता है 48,100 के आसपास तो बिल्कुल यहाँ बाइंग की जा सकती है। 47,800 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 48,350 और 48,500 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। खरीद कर ही जाए 48,330 रुपये के टारगेट के लिए। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर आज दबाव दिख रहा है 2 दिनों की तेजी के बाद, अब सुस्ती है, हालांकि आधे % के आसपास की वीकनेस दिख रही है। वंदना जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में अब? विश्वमन जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कच्चे तेल में जो बढ़त है वो जारी रह सकती है। आपने एक सही बात कही है कि जो ईरान का डील में डिले है वो थोड़ा सा यहाँ पे इसको अपसाइड देगा। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ओमिक्रॉन है उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी माइल्ड है, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है। और जितने भी रिस्कियर एसेट है, चाहे वो इक्विटी हो, बेस मेटल हो या एनर्जी काउंटर हो, वहां पे बाइंग रिटर्न आई है। मेरे ख्याल से 53, 50, 53, 25 एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पे फिर से बाइंग में एंटर करना चाहिए। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 5450 से लेके 5500 तक एक जो प्राइस जोन है वहां तक आ सकता है। तो कच्चे तेल में मुझे लग रहा है कि डिप पे यहाँ पे बाइंग करके ही चलना चाहिए। और दूसरी चीज है विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में भी यहाँ पे एक जो काफी शार्प डिप आया और यहाँ से एक वैल्यू बाइंग बनेगी, तो 285 286 के लेवल पे यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 295 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं 280 282 का। नेचुरल गैस इनकी तरफ से खरीदारी की सलाह है और क्रूड को निचले लेवल पे खरीदारी की सलाह है। नेचुरल गैस का टारगेट 295 पर दे रही हैं। मनोज जी, आपको क्या लगता है, कच्चा तेल खरीदें या बेचें यहाँ से? कच्चे तेल में हमने अच्छी रिकवरी देखी है, लेकिन यहाँ पे पिछले 2-3 सेशन में जो बढ़त आई है उसके बाद प्राइसेस थोड़े से ओवर स्ट्रेच्ड हैं। हालांकि जिस तरह से ओमिक्रॉन का फियर जो है वो ईज आउट हो रहा है, तो उसके चलते यहाँ पे रिस्कियर असेट्स में एक बार फिर बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन हमने लोअर लेवल से अच्छी बढ़त यहाँ पे कीमतों में आते हुए देखी है। आज के सत्र में यहाँ एक हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। प्राइसेस ओवर स्ट्रेच्ड है, इसलिए यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। मेरा मानना है कि 5460 से 5480 के रेंजेस में अगर भाव आते हैं तो एक यहाँ पे इंट्राडे के लिए सेल की पोजीशन ली जा सकती है 5350 तक के लक्ष्य के लिए, और ऊपरी लेवल्स पर एक 5560 का स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए। कीमतें अगर 5560 के ऊपर सस्टेन होगी तो फिर यहाँ नई तेजी की शुरुआत जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन आज के सत्र में एक यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। कीमतें 5350 के लेवल फिर एक बार टेस्ट कर सकती है।
को लग रहा है कि ऊपर के लेवल पे आपको बेचकर ही जाना चाहिए, नीचे 5,350 रुपये तक आ सकता है। चलिए अब एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। सोया मील को लेकर वो खबर आ रही है। पोल्ट्री इंडस्ट्री ने हाल में इंपोर्ट की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। अब इसको लेकर किसानों की तरफ से भारी विरोध हो रहा है। किसानों का कहना और किसान संगठनों का ये कहना है कि अगर इंपोर्ट बढ़ता है तो ऐसे समय में जब सोयाबीन की आवक हो रही है, 10% ही फसल अभी तक मार्केट में आई है, 90% अभी तक फसल नहीं आए हैं। ऐसे में किसानों को अगर बेहतर भाव नहीं मिलेगा तो वो इस खेती आगे से कैसे करेंगे आगे के सीजन से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाशा पटेल है, जो जाने माने एग्री एक्सपर्ट भी है और सीएसीपी महाराष्ट्र के पूर्व चेयरमैन भी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आप लोगों ने क्या मांग रखी है सरकार से कि सोया मील इंपोर्ट को बंद किया जाए, क्या मांग थी सर? देखिए, हमने सरकार से जो बात की, लास्ट ईयर हमारे देश से 20 लाख मेट्रिक टन सोया डीओएल के एक्सपोर्ट हुई थी और प्रोडक्शन भी थोड़ा कम था। इसलिए जून में पोल्ट्री इंडस्ट्री को डीओएल के कम मिली। इस वजह से उन्होंने इंपोर्ट का प्रस्ताव दिया। तब हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई विरोध नहीं किया और पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड सही है, उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए बोल के हम चुप रखे। लेकिन इस साल देश में 1,17,00,000 मेट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन है। उसमें 12 लाख मेट्रिक टन किसान अपने बिजाई के लिए रखते हैं और 1,05,00,000 का क्रशिंग होने वाला है। उसमें 86 लाख मेट्रिक टन डीओएल केक बनेगा। सर, आपके पास वापस आएंगे, शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत है। तो इन लोगों की मांग यही थी कि जब भाव बहुत ज़्यादा ऊपर थे तो उस समय इन्होंने विरोध नहीं किया और उस समय सब नई फसल भी नहीं आ रही थी। लेकिन अब नई फसल आने का समय हो गया। ऐसे में अगर भाव कम होते हैं तो किसानों का उत्साह कम होगा खेती को लेकर। सर, पाशा पटेल साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। तो देखिए, तो अभी हमारे पास 26 लाख मेट्रिक टन एक्स्ट्रा है और 26 लाख मेट्रिक टन एक्स्ट्रा रहने के बाद ये दुनिया में भी हम एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे, क्यों तो 10% दुनिया से हमारे रेट ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री कहती है कि हमको इंपोर्ट करना चाहिए। देखो, इंपोर्ट करना ये बहुत अच्छा नहीं होता। इंपोर्ट से देश बर्बाद होता है, किसान बर्बाद होता है, इकोनॉमी बर्बाद होती है। अगर देश को जिंदा रखना है तो हम स्वदेशी बनना चाहिए। हर चीज बाहर से लाएंगे तो मैं तो समझता हूं कि हमारे देश में 26 लाख टन एक्स्ट्रा रहने के बाद फॉरेन से फिर इंपोर्ट करने का, वो भी नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड, तो ये देशद्रोह समझता हूं मैं किसानों के हिसाब से। तो इसलिए ये डिमांड गलत थी और हमने इसका विरोध किया। और कल मैं पीयूष गोयल जी को और पुरुषोत्तम रूपाला जी को इनको मिलके बताया, उन्होंने ये बात क्लियर कट समझ ली कि पाशा पटेल, ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है हमारे सामने कि बाहर से इंपोर्ट करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। विषय अलग है, क्यों तो अभी हमारे पास कोई जरूरत नहीं बाहर से लाने की, हमारे पास स्टॉक तो भरपूर है। फिर ऐसी सिचुएशन में मोदी सरकार किसानों को राहत देगी, किसानों के साथ ठहरेगी और ऐसा कोई हम 1 ग्राम भी इंपोर्ट करने की मनस्थिति में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैं सब पूरे देशवासियों को एक ही विनती करना चाहता हूं कि किसान अगर नहीं उगाएगा तो हम क्या खाएंगे। फीड फॉर द फीडर, खाने वाले खिलाने वाले को पहले खिलाओ। अरे तुम किसानों को मारोगे तो क्या मिलेगा किसको? इसलिए ये 10 साल में कभी तो भी एक साल ऐसा आता है कि किसानों को मैक्सिमम मिलता है, हर बार तो मिनिमम मिलता है यार। बिल्कुल सही, आपने सही बात कही कि अगर किसानों को सही भाव नहीं मिलेंगे तो वो कैसे फिर आगे से खेती करेंगे। सर, एक और सवाल, पोल्ट्री इंडस्ट्री से भी बात हुई थी तो उन लोगों का कहना है कि एमएसपी से भाव काफी ऊपर है। जो करंट एमएसपी है 3,950 रुपये और भाव अभी 6,000 के ऊपर है। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप ग्राउंड पर भी जानते हैं और जो सोयाबीन के किसान होंगे उनसे भी मिलते हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या एमएसपी, जो करंट एमएसपी है 3,950 रुपये, क्या वो पूरा कर पा रही है उनकी कॉस्टिंग, या कॉस्टिंग अब बहुत ज्यादा हो गई है? आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, मैं कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन का चेयरमैन रह चुका हूं। महाराष्ट्र के 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस पे स्टडी करती है। महाराष्ट्र के सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों का कहना है 6,234 रुपये 1 क्विंटल सोयाबीन तैयार करने के लिए किसानों को लगते हैं।
और एमएसपी 3,950 है। एमएसपी 3,950 है, लेकिन 6,234 रुपये यूनिवर्सिटी बोलती है प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस साल अगर आप तुम बारिश का अगर देखोगे, ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिणाम हो रहे खेती पे, इसका अगर आप सोचोगे तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के पास एक जालना डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 650 मिलीमीटर एवरेज है रेनफॉल का साल का, लेकिन एक ही दिन में 210 मिलीमीटर बारिश 3 घंटे में आके गई। ये एक बात बताओ कि किसानों के सामने की जो समस्या है, खेती करना कैसा उसका ये है, और तुम अगर तराजू लेके बैठोगे तो 3,900 तुम्हारा है और तुम 5,000 में कैसे बेचोगे? तो मैं भी ये पूछना चाहता हूं, अंडे का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, चिकन का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, और एक आधी बार तुम तो दुगनी तिगनी रेट से भी बेच सकते हो। हमने कभी किसानों ने कहा, हमने किसी ने कहा कि दुगनी तिगनी रेट से क्यों बेच रहे हो? अरे शॉर्टेज रहने के बाद तो डिमांड एंड सप्लाई का ये नियम है कि डिमांड अगर कम हुआ तो सप्लाई अगर कम हुआ तो डिमांड तो बढ़ती है, रेट तो बढ़ती है। 10 साल में एक आधी बार अगर किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस अगर मिलती है तो 10 साल में ऐसा एक मौका आता है। तो 10 साल में देखो इतने 5-6 लाख किसानों ने सुसाइड किया है अब तक देश में। इसका शर्म नहीं आनी चाहिए आप लोगों को बिल्कुल कि किसान क्यों सुसाइड कर रहा है, और अगर वो सुसाइड करने वाले को 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं तो हमारे बाकी खाने वालों के पेट में दुखना नहीं है। जी बिल्कुल वाजिब मांग है, किसानों को तो बेहतर भाव मिलने ही चाहिए और आपकी बिल्कुल वाजिब मांग है। और हमने भी ये सवाल कई बार उठाए हैं कि अगर सोयाबीन किसानों को अगर आप सही भाव नहीं देंगे, अगर एमएसपी के ऊपर मिल रहा है तो उनकी कॉस्टिंग भी उस हिसाब से बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से अगर भाव अगर नहीं मिलेंगे तो आगे से कैसे खेती करेंगे। शुक्रिया पाशा पटेल साहब, वक्त कम है, वापस फिर से आपसे आगे बात होती रहेगी। मनोज जी, सोयाबीन को लेकर आप भी सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र से हैं, आप बताइए सोयाबीन को लेकर आपका आउटलुक क्या है, क्या दाम यहाँ से आगे और बढ़ेंगे? बिल्कुल एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कीमतों में बना हुआ है। हमने देखा है कि 6,440 के रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होने के बाद कीमतें उसके ऊपर बनी हुई है। तो मेरा मानना है कि जब तक कीमतें 6,440 के ऊपर बनी हुई है, यहाँ ऊपरी लेवल्स पर जो है कीमतें एक्सटेंड जो है वो बढ़त करती हुई नजर आएगी। 6,920 7,000 तक के लेवल्स भी जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे गिरावट में बाइंग की रणनीति रखना चाहिए। 6,440 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके ऊपर में 6,920 से 7,000 तक के लक्ष्य यहाँ सोयाबीन में रखे जा सकते हैं। जी फटाफट, वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड में आपका जवाब। सोयाबीन या सोया तेल, कहीं कुछ पसंद आ रहा है ट्रेडर्स के लिए? विशुमन जी, सोयाबीन के साथ जानना चाहूंगी, मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। 6650 के लेवल पे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे बाई करना चाहिए। टारगेट होगा 6725 का, स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 6620 का। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन भी बाइंग का ही दिन रहेगा सोयाबीन के लिए। शुक्रिया वंदना जी आपका, मनोज जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कम्युनिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे इकोनॉमिक जंक्शन। नमस्कार।